हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ तक हम मेंडल्स के जो लॉ हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। मॉर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंस देखना है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किसके लिए किया था? ट्रेट इनहेरिटेंस के लिए किया था कि जो ट्रेट है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इसी के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे अपने लॉज भी दिए थे कि कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं। कैरेक्टर जो है वो एक पीढ़ी को स्किप करके आपने कहा तीसरी पीढ़ी में भी यहाँ पर कैरेक्टर आ सकते हैं। जैसे जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का कोई कैरेक्टर है वो हमारे पेरेंट्स में शो नहीं हुआ लेकिन वो हम में शो हो गया है। तो एक जनरेशन स्किप हो गई है और आपने कहा कि थर्ड जनरेशन में वो जो कैरेक्टर है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्यों हुआ है, इसका रीजन भी हमें मेंडल ने दिया है, जिसमें हमने डोमिनेंट एंड रेसेसिव के बारे में बात की थी यहाँ पे। ठीक है। और अगर हमने कहा कि जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो उसका क्या रीजन था यहाँ पे, मतलब आपने कहा नए कॉम्बिनेशन में जो हमारे मदर एंड फादर है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट यहाँ पर थी। तो आपने कहा कि जब दो अलग अलग जो सोर्सेस यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो नए कैरेक्टर हमारे पास आ जाते हैं। तो चलो ये तो थी यहाँ पे मेंडल की बात और उनके जो तीन लॉ हैं। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके दो एक्सेप्शन हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। सेकेंड जो लॉ हमारे पास आता है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसका एक्सेप्शन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक्सेप्शन आ गया है तो आपने कहा डिजीज यहाँ पर आ जाती है। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं किया गया तो डिजीज आ जाती है। म्यूटेशन में हम पढ़ते हैं आगे जाकर के, म्यूटेशन हम देखेंगे वहां पर हमारे पास ये सेम कंडीशन आती है। ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की गैमेट्स फ्री है यहाँ पर कि किस गैमेट को किसके साथ फ्यूज होना है, तभी तो आप यहाँ पे लिंग निर्धारण को पढ़ते हैं। तभी तो हमें कहा जाता है कि लिंग निर्धारण के लिए कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है। चलो, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हम मॉर्गन को पढ़ रहे थे जिसमें हमने लिंकेज को पढ़ा था। क्या होता है लिंकेज? जब दो जीन आपस में बहुत पास पास हैं और साथ साथ में गैमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि ये जीन बहुत पास पास थे, ये साथ में यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, साथ में यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, ये लिंकेज होगा। लेकिन क्या होगा अगर दो जीन बहुत दूर दूर है, ये बहुत दूर दूर है और सम हाउ इन्होंने क्या कर दी, एक दूसरे से ऐसा अटैच हो गए हैं और ऐसे जिगजैग जो स्ट्रक्चर है ऐसे कुछ बनाते हैं ये, और उसके बाद क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो सेम चीज आपने देखी है रिकॉम्बिनेशन, ये हमने मियोसिस में देखी है। देखो मियोसिस हम पढ़ते हैं, मियोसिस में हमने कहा क्या पढ़ते हैं, या सेल डिवीजन में हम क्या पढ़ते हैं, पीमैट पढ़ते हैं। पीमैट यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे माइटोसिस के बारे में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम होंगे। मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हाफ हो जाता है। ऐसा ही हमने पढ़ा है। तो आपने कहा कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ते तो वहां पर हमने देखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। क्लास 11th में हमारे पास चैप्टर आता है साइकिल एंड सेल डिवीजन, और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अभी इसी टाइम पे ये क्या कर देते हैं यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ जीन। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जीन से अच्छा वर्ड जो होगा वो होगा एक्सचेंज ऑफ जीन कर देते हैं। इसका जीन ये ले लेगा और इसका जीन ये ले लेगा। तो अब यहाँ पर क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नए कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इसी के बेसिस पे हमने, अच्छा हाँ एक और चीज, इसी के बेसिस पे हमने एग्जाम्पल रिवाइज किए थे। अच्छा, हमने कहा कि जो मेंडल है उसने तो क्या किया था, ट्रेट इनहेरिटेंस पे काम किया था। मेंडल मॉर्गन ने किस पे काम किया था, यहाँ पे इन्होंने देखा था वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो संतति है उनमें जो वेरिएशन आ रही है वो कैसे आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक प्रजनन में कैसे ये वेरिएशन आ रही है, इसके बारे में मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। जिसमें पहला एग्जाम्पल ये है कि जब एक, देखो अपनी ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पे, देखो ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पे, हमने बोला यहाँ पर जो मॉर्गन है और जो मेंडल है उनके एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंसेस हमने देखे थे, कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे जैसे यहाँ डोमिनेंट के लिए वाइल्ड टाइप यूज किया जाता है। ठीक है, हम डोमिनेंट शब्द कह रहे थे, यहाँ पे वाइल्ड टाइप हम कहेंगे।
जब हम मेंडल्स के लॉस पढ़ रहे थे तो आपने कहा जो डोमिनेंट है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा रहा था, यहाँ पे प्लस साइन से किया जाता है। जैसे ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है। वाई प्लस का मतलब है डोमिनेंट बॉडी कलर, डब्ल्यू प्लस का मतलब है कि डोमिनेंट आई कलर है। अगर सिंपल है, स्मॉल में है तो रेसेसिव है। ठीक है, अब आ जाओ, हमने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था। यहाँ पर जो फीमेल है वो हमारे पास आती है रेसेसिव, जिसमें येलो बॉडी व्हाइट आई है। इसका क्रॉस किया जाता है यहाँ पे डोमिनेंट मेल से, जिसमें ब्राउन बॉडी रेड आई है। अब ये हमें पता है कि जो यहाँ पे बॉडी कलर और आई कलर के लिए जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, यानी इसमें है, वाई पे नहीं है। ठीक है, इसके पास दोनों के पास होंगे। जब क्रॉस किया गया तो क्या देखा गया, 4 प्रकार की संतति है, जिसमें हमने एकदम से अलग यहाँ पर देखा, जिसमें हमने कहा कि अब फीमेल यहाँ पर क्या हो गई है, डोमिनेंट हो गई है, और मेल यहाँ पर क्या हो गए हैं, रेसेसिव हो गए हैं। क्यों हुए हैं, देखो हमने काफी बार डिस्कस किया है कि मेल जो है यहाँ पर वो अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा फीमेल को देता है और वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल को देता है। तभी तो हमने लिंग निर्धारण पढ़ा था। आपने ना लिंग निर्धारण आपने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 8 में आपने पढ़ा है जब आपके पास रिप्रोडक्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, और भी कई बार हमने यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो जहाँ पर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा ह्यूमन में या एनिमल में, वहां पर आपने लिंग निर्धारण भी पढ़ा होगा। आपने आपके पास जो आपके फर्स्ट यूनिट आती है रिप्रोडक्शन की, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, वहां पर भी आपने लिंग निर्धारण पढ़ा है। तो बस अब उसी चीज को यहाँ रिलेट करेंगे कि क्यों यहाँ पर फीमेल डोमिनेंट आई और क्यों यहाँ पर मेल जो है वो रेसेसिव आए। ठीक है, अब क्या किया गया, अब यहाँ पे, यहाँ तक तो सिंपल सा था जो हम करते आ रहे थे। यहाँ से आ गया होगा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना या रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना। लिंकेज क्या है, अगर बॉडी कलर और आई कलर के जीन साथ साथ में यहाँ पर आ गए हैं, साथ साथ में पास हो गए हैं, यहाँ पे गैमेट बने होंगे, हमने डायरेक्ट क्रॉस करा दिया, यहाँ पे गैमेट बने होंगे। ये गैमेट, ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा, ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा। आपने कहा कि बॉडी कलर और आई कलर के जीन साथ में ट्रांसफर हुए हैं, बॉडी कलर आई कलर के जीन यहाँ पर भी साथ में ट्रांसफर हुए हैं। ये है लिंकेज, ये बताता है लिंकेज के फिनोमेना को, जिसमें 25% में रिजल्ट आता है कि 25% मेल जो है वो डोमिनेंट है, 25% मेल जो है वो रिसेसिव है। सेम फीमेल के साथ भी कि 25% जो फीमेल है वो डोमिनेंट है एंड 25% जो फीमेल है वो रिसेसिव है, और ऐसे आपको 100% आ गया है। बट व्हाट इफ ये सेम जो है पेरेंट, ये यहाँ आपने लिए हैं, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, अभी जो हमने क्रॉस किया था ये वाला, ये F1 जनरेशन के बीच में हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया है। जैसे कि ये फीमेल और ये मेल ले लिया है, या ये फीमेल ये मेल ले लिया है, एक ही होगा। ठीक है, सेम है। अगर लिंकेज है तो ये कंडीशन आए, क्या होगा अगर इन दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जीन हो गया, तो इसने अपना जो वाई है, वाई जीन है वो इसे दे दिया, इसने अपना वाई प्लस जो है वो इसे दे दिया, तो क्या होगा, देखो सेम यही चीज होती है यहाँ पर। इनमें जब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन होता है, तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। अभी तक आपने कहा कि बॉडी कलर भी डोमिनेंट में था और आई कलर भी डोमिनेंट में था फीमेल में, और मेल में अगर हम देखें तो मेल में तो क्या होगा, रेसेसिव में ही होगा, मेल में कोई एक्सचेंज नहीं आएगा। बट जब यहाँ पर फीमेल के क्रोमोसोम में जब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ, तो हमने कहा कि रेसेसिव बॉडी कलर के साथ डोमिनेंट आई कलर आया है और डोमिनेंट बॉडी कलर के साथ रेसेसिव आई कलर आया है। ठीक है, हुआ यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन तो बना। पहले हमने बोला कि ब्राउन बॉडी है तो रेड आई ही है, और हमने कहा कि अगर व्हाइट, अगर येलो बॉडी है तो व्हाइट आई ही है। लेकिन अब क्या यहाँ पे हो गया है, व्हाइट आई ब्राउन बॉडी के साथ, ये ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई है, और येलो बॉडी के साथ क्या आ गया है, यहाँ पे रेड आई आ गई है। यानी कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, दोनों कैरेक्टर में, पहले क्या था, दोनों कैरेक्टर या तो डोमिनेंट थे या तो रेसेसिव थे। अब क्या हो गया है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ऐसे में आ गए हैं। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया और हमारे पास जो रिजल्ट आया है, तो हमने देखा हमारे पास नए कॉम्बिनेशन बने हैं। येलो बॉडी के साथ रेड आई आ गई है, येलो बॉडी के साथ रेड आई आ गई है, मेल में भी फीमेल में भी। ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई है। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये और ये सेम है, देखो बस डिफरेंस क्या आया, एक में तो लिंकेज हुई है और एक में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यहाँ हमने कहा कि या तो जो फीमेल है वो क्या होगी, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई होगी, या व्हाइट आई के साथ येलो बॉडी होगी। ठीक है, बॉडी
अगर ब्राउन बॉडी है तो रेड आई होगी, अगर बॉडी येलो है तो व्हाइट आई होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, येलो बॉडी है तो रेड आई भी आ रही है, ठीक है, ब्राउन बॉडी है तो व्हाइट आई भी आ रही है, ऐसा है। मेल में तो हमने कहा कि मेल में क्या था, यहाँ पे मेल में ब्राउन बॉडी के साथ या तो रेड आई है या येलो बॉडी के साथ हमने कहा व्हाइट आई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, येलो बॉडी के साथ क्या है, रेड आई भी आ रही है, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई भी आ रही है। क्योंकि नए कॉम्बिनेशन बने हैं तो नए कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पर देखने को मिले हैं, नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं। चांसेस की बात करें तो 98.7% चांसेस यहाँ पे लिंकेज के होते हैं। किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दोनों जीन के बारे में। जो बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन है उसमें हमने देखा 98.7% चांसेस लिंकेज के होते हैं। सिर्फ 1.3% चांसेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर के होते हैं। इससे पता चलता है कि बॉडी कलर आई कलर के जीन बहुत पास पास थे और इनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम थे और ये क्या हो जा रहे थे, एज इट इज पास हो जा रहे थे। अब ये तो बात हुई है, हमने यहाँ पे बात की क्योंकि मैक्सिमम चांसेस किसके थे, लिंकेज के थे, तो हमने कहा कि इट मीन्स कि ये जो दोनों जीन हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कम है और ये क्या थे, पास पास यहाँ पर। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई है कंप्लीट। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्यों कर रहे हैं, देखने के लिए कि जीन जो है वो कितने पास है, कितने दूर हो सकते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है वो है यहाँ पे आई का कलर और विंग्स के साइज के अकॉर्डिंग। इसमें अगेन हम यहाँ पे मेल जो है वो डोमिनेंट इसे लेते हैं, फीमेल जो है वो रिसेसिव आती है। मेल में आपने कहा W प्लस है तो रेड आई है, M प्लस है तो विंग्स जो है वो लार्ज है। आपने कहा स्मॉल W है तो व्हाइट आई है, स्मॉल M है तो क्या है, स्मॉल विंग्स है। यानी कि मेल के जो विंग्स है वो लार्ज है और आई का कलर है रेड, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर हम फीमेल में बात करें तो आई का कलर है व्हाइट और विंग्स का साइज है स्मॉल, ठीक है, या मिनिएचर जिसे हम कहते हैं। चलो, तो ये हमने देखा। तो हमने डोमिनेंट मेल और रिसेसिव फीमेल के बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, सेम वही रिजल्ट कि फीमेल यहाँ पे डोमिनेंट आ गई है, मेल यहाँ पे रिसेसिव आ जाते हैं। अब इनके बीच में क्या कराया जाएगा, सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा और F2 जनरेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। ये F2 जनरेशन नहीं होगी, ये F1 जनरेशन होगी। F1 जनरेशन के बीच में आप सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। अब सेम होगा इनमें भी, इसमें लिंकेज और इसमें आप क्रॉसिंग ओवर को दिखा रहे हैं। अगर लिंकेज यहाँ पर होती है सेल्फ क्रॉस कराने के बाद तो आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर आपने कहा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अगर हमने कहा कि यहाँ पर लिंकेज होता है तो लिंकेज में दोनों जीन कौन से, बॉडी कलर और विंग्स के साइज के लिए जो दोनों जीन है वो साथ साथ में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो साथ साथ में ट्रांसफर हुए हैं। रिजल्ट हमने देखा 25% जो फीमेल थी उनमें हमने यहाँ पर देखा कि व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग्स हैं, ठीक है। 25% जो फीमेल्स थी वो रेड आई के साथ लार्ज विंग्स यहाँ पर आते हैं। 25% जो मेल थे वो आपने कहा व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग्स हैं एंड 25% जो मेल थे वो आपने कहा रेड आई के साथ लार्ज विंग्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सेम वही है, फीचर्स जो है, रिजल्ट जो है वो सेम ही हमारे पास आएगा, 25% में आ गए हैं। अब हमने कहा अगर फीमेल के जो यहाँ पे क्रोमोसोम है इनमें क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आ गए हैं। जहाँ रेड आई के साथ लार्ज विंग्स पाए जा रहे थे और व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग्स पाए जा रहे थे, वहीं आपने कहा रेड आई के साथ क्या पाए जा रहे हैं, मिनिएचर विंग्स पाए जा रहे हैं और व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग्स पाए जा रहे हैं। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ और जब F2 जनरेशन हमारे पास आए, ये F1 जनरेशन है एंड दिस इज F2 जनरेशन, ये भी हमारे पास F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन। और जब F2 जनरेशन आए तो अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि दोनों जो कैरेक्टर हैं वो डोमिनेंट है, दोनों रिसेसिव है। आपने कहा कि यहाँ पे रेड आई के साथ मिनिएचर विंग है, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग एंड व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आए हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें, 62.8% चांसेस है लिंकेज के एंड 37.2% चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने कहा आई कलर और बॉडी कलर के जो जीन है वो बहुत पास पास थे, लेकिन आई कलर और जो विंग्स के साइज के लिए जो जीन है वो थोड़ा दूर दूर थे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है।
रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़े हैं, इट मीन्स कि जीन्स के बीच की जो दूरी है वो भी यहाँ पर बढ़ी होगी। अब इम्पॉर्टेंट यही चीजें आती हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है? मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ में आ गए हैं? देखो एक बार। चलिए, तो ये तो थे यहाँ पे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। अब हमें ये पता चला है, देखो वापस से आओ थोड़ा सा। अब हमें ये पता चला है कि जो संतति है उनमें विभिन्नताएं कैसे आती हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे हमने परसेंटेज की बात की है और हमने यहाँ पर अगर हम यहाँ पे जाएं, हमने कहा यहाँ पे 62.8% चांसेस है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा यानी कि लिंकेज होगा, 37.2% चांसेस है कि रिकॉम्बिनेशन होगा। अब हो सकता है कि किसी संतति के टाइम पे पेरेंटल टाइप आ जाए, किसी संतति के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन हो जाए, इसीलिए यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। क्योंकि हमने कहा हर टाइम जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, हो सकता है गैमेट ये इस बारी ये गैमेट फ्यूज हुआ हो या इस बारी ये गैमेट फ्यूज हुआ हो, तो दोनों गैमेट डिफरेंट है। अब देखो हमने कहा कि जो संतति में विभिन्नताएं कैसे आती हैं, माँ बाप तो एक ही है लेकिन फिर भी हमें डिफरेंसेस कैसे देखने को मिलते हैं। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, गैमेट में जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि ये दो गैमेट हैं, अब ये जो यहाँ पे पेरेंट है ये इसी पेरेंट की गैमेट है दोनों, तो ये गैमेट और ये गैमेट इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिला। जहां हमने कहा ये गैमेट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग्स के लिए, वही ये जो गैमेट है वो रिस्पॉन्सिबल है रेड आई एंड लार्ज विंग्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे जो संतति है उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज म्यूटेशन। अभी कुछ देर पहले हमने म्यूटेशन का एग्जांपल लिया था। क्या होगा अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं किया गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे तो आपने कहा यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। आ जाते हैं म्यूटेशन पे। और म्यूटेशन जो है अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, हमने जो इसका सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसको रिवाइज कर लिया था। पहले हमने उसी चैप्टर को रिवाइज किया था इस चैप्टर से पहले, और वहां पर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में काफी सारी चीजें समझते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज। वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर अगर बढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर अगर घट रहे हैं, क्रोमोसोम की जो शेप है वो चेंज हो गई है यहाँ पे, या आपने कहा नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो ऐड हो गए हैं एक्स्ट्रा या वो डिलीट हो गए हैं। कोई भी चीज यहाँ पर आ रहा है वो आपने कहा कि नाइट्रोजनस बेसिस में चेंजेस आ सकते हैं, वो यहाँ पे क्रोमोसोम में चेंजेस आ सकते हैं। हर टाइप के चेंज को आप म्यूटेशन कहेंगे। बस म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंज यहाँ पर आ रहा है, कोई परिवर्तन जो आ रहा है। म्यूटेशन जो है वो आपने कहा कि अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। सेम है, फिजिकल जो मेथड है या फिजिकल जो रीजन है वो हो सकता है, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में हम यूवी रेडिएशन को लेते हैं, केमिकल्स में हम आप केमिकल्स को लेते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स इनटेक किए जाते हैं। और बायोलॉजिकल में आपने कहा कि अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल रीजन मानेंगे म्यूटेशन का। म्यूटेशन अलग अलग टाइप से होता है। वो जो क्रोमोसोम है उनके नंबर की वजह से म्यूटेशन हुआ है, क्रोमोसोम की शेप की वजह से अगर म्यूटेशन हुआ है, या आपने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस है उनके सीक्वेंस की वजह से कोई चेंज हुआ है, सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आया है, या नाइट्रोजनस बेस डिलीट हुए हैं, या एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, या पूरा का पूरा जो फ्रेम है फ्रेम शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। ये सारे जो आपके टाइप्स आते हैं म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये जो टर्म है, ये जो आपके पास शब्द आते हैं, ध्यान से देखना है। जीनोमेटिक म्यूटेशन, जब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज आता है उसकी वजह से कोई म्यूटेशन होता है तो उसे जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पे ये जो है वो दो टाइप का होता है, एक है पॉलीप्लॉइडी और एक है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में सिंपल सा डिफरेंस अगर हम देखें, पॉलीप्लॉइडी में जो चेंज आता है क्रोमोसोम में वो सेट में आता है, या तो हाफ सेट या फुल सेट में चेंजेस आते हैं। हाफ सेट और फुल सेट का मतलब हम समझते हैं, यहीं पे देख लो। अगर मैंने कहा कि मेरी हर सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2n का मतलब होता है
कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो कितने होंगे, 46 होंगे। तो 46 को मैं 2n कहती हूँ, और अगर मैं n कहूँ तो 46 का हाफ कर लीजिए आप, 23 क्रोमोसोम हो गए हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, या तो 2n में क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं, कि पूरा का पूरा सेट या तो बढ़ जाता है, या ठीक है, या आपने कहा n नंबर जो है, यहाँ पे n का मतलब होता है हाफ सेट, तो हाफ सेट में यहाँ पर चेंजेस आते हैं या फुल सेट में चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, या तो आधा सेट पूरा का पूरा आधा सेट बढ़ जाता है, या फुल सेट यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, यानी कि डबल हो जाता है। एन्यूप्लॉइडी में जो चेंजेस आते हैं वो 1 या 2 क्रोमोसोम के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी को हम देखते हैं, ये 2 टाइप का होता है, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड में अगर हाफ सेट बढ़ता है, देखो 2n तो पहले से ही होगा, यहाँ पर देखो 2n तो पहले से ही होगा। अगर हाफ सेट बढ़ जाता है तो क्या हम इसको 3n कह सकते हैं और इस कंडीशन को ट्रिप्लॉइड कह सकते हैं। और अगर 2n तो है ही, उसमें आपने कहा ये डबल हो गया है, 2n जुड़ गया है, तो क्या इसको हम टेट्राप्लॉइड कह सकते हैं। तो ये है ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड यहाँ पे। ठीक है, ट्रिप्लॉइड और हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। एन्यूप्लॉइडी में हम देखते हैं ये आता है मोनोजोमिक, नलीजोमिक, ट्राइजोमिक, टेट्राजोमिक में। एन्यूप्लॉइडी में 1 या 2 नंबर में 1 या 2 क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं। जैसे मोनोजोमिक में जब एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो उसको हम मोनोजोमिक कहते हैं। जैसे कि आपने कहा 45 क्रोमोसोम कंडीशन जो आती है ह्यूमन में देखी जाती है। ठीक है, नलीजोमिक में क्या होता है, जब 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, तो 46 - 2 जब 44 क्रोमोसोम की कंडीशन आती है तो नलीजोमिक है। ट्राइजोमिक में आप यहाँ से चेंज है, ट्राइजोमिक में मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, नॉर्मल क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, 46 + 1 47 क्रोमोसोम कंडीशन आती है, ये भी ह्यूमन में देखी जाती है। टेट्राजोमिक में क्या होता है, जब 2 क्रोमोसोम बढ़ते हैं, यानी कि 46 + 2 48 क्रोमोसोम कंडीशन जो आती है। तो देखो ये नाम से ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। एन्यूप्लॉइडी में आपने कहा कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोजोमिक है, नलीजोमिक है, ट्राइजोमिक है और टेट्राजोमिक है। एक बार देखो, अपने नोट्स को भी अपने सामने रखना है। चलो, अब म्यूटेशन के और भी टाइप्स हमारे पास आते हैं, वो आप लोग अपने नोट्स को देखेंगे और रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।